नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने की हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। पीएम मोदी ने बदली प्रोफाइल फोटो। पीएम ने नागरिकों से इस अभियान में जुड़ने का किया आग्रह। आप नेता मनीष सिसोदिया को मिली जमानत। 17 महीने बाद मिली जमानत। सिसोदिया को शराब घोटाले में मिली बेल। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को दी बड़ी राहत। वांछित आतंकवादी रिजवान अब्दुल दिल्ली में गिरफ्तार। 3 लाख इनाम था उस पर घोषित। पुणे ISIS मॉड्यूल से जुड़ा था आतंकवादी रिजवान। और अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर को तिरंगा में बदल दिया है। पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान तहत ये पहल की है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का आग्रह भी किया है। जी हां, पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हर वर्ष की तरह इस वर्ष की स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है, आइए फिर से हर घर तिरंगा अभियान को एक यादगार जन आंदोलन बनाएं। उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं और मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूं कि आप भी ऐसा करके हमारे तिरंगे का जश्न मनाने में मेरे साथ शामिल हों। जेल में बंद आप नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को आज बड़ी राहत मिली है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी है। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में पिछले 17 महीने से जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। सिसोदिया को 10 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ यह जमानत दी है और मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी। दिल्ली पुलिस ने पुणे ISIS मॉड्यूल से जुड़े वांछित आतंकवादी रिजवान अब्दुल को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से जुड़े आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण अब्दुल के सिर पर 3 लाख रुपए का इनाम था, जिसकी विभिन्न आतंकी संबंधी गतिविधियों में संलिप्तता के लिए जांच चल रही है। यह गिरफ्तारी देश में आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। अब्दुल की संलिप्तता और कनेक्शन के बारे में अधिक जानकारी उजागर करने के लिए आगे की चल रही है। रिजवान वर्षों तक पकड़ से बचता रहा, जिससे उसकी गिरफ्तारी भारत के भीतर सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करने के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण सफलता बन गई। हिंदुओं पर हिंसा के बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ले ली है। इस तरह उन्होंने अपने अवामी लीग की प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की जगह देश की बागडोर संभाल ली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए मोहम्मद यूनिस को बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनिस से हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा की मांग की है। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनिस को बधाई देते हुए कहा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस को उनके नई जिम्मेदारी संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी, जिससे हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार गरीब और जरूरतमंदों के इलाज में अब तक 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च कर चुकी है। सूत्रों ने बताया कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक हैं। प्रदेश की गरीब जनता और जरूरतमंद को योजना का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाकर पूरे देश में नंबर 1 है। यह उपलब्धि प्रदेश के पास विगत कई वर्षों से है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्रदेश में कार्ड धारक मरीजों को गंभीर से गंभीर बीमारी में आसानी से इलाज मिल जाए। अब तक 2500 करोड़ से अधिक की धनराशि गंभीर बीमारी वाले 6 लाख से अधिक मरीजों को इलाज में खर्च की जा चुकी है। इतना ही नहीं, दूसरे प्रदेश के आयुष्मान कार्ड धारक भी प्रदेश की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में 5,11,72,647 आयुष्मान कार्ड धारक हैं, जिन्हें प्रदेश के 5,669 अस्पतालों द्वारा इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। हेल्थ सिटी विस्तार के रूप में यह हॉस्पिटल यहाँ पर
तमाम प्रकार की सुविधाएं देगा। मैं डॉक्टर कपूर और उनकी टीम को इस बारे में कहूंगा कि वे जरूर आयुष्मान भारत के लिए भी एक स्पेस इसमें रखें। गवर्नमेंट फंडेड बेडेड किसी भी हॉस्पिटल को जो सरकार की व्यवस्था के तहत कार्य करना चाहता है, आयुष्मान भारत के साथ उसको इम्पैनल्ड भी करती है। और आप जुड़ेंगे तो कोई भी पेशेंट आएगा उसको 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा के लिए सरकार उस धनराशि को वहन करती है। और यह 1 वर्ष के लिए, फिर उसके बाद अगले वर्ष फिर उसको हम 5 लाख की सुविधा उपलब्ध करवा देते हैं और इसमें विस्तार भी होने जा रहा है। साथ साथ अगर फिर भी पेशेंट के पास सुविधा नहीं है, गरीब है, तो मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम उसे धनराशि उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। यूपी के शाहजहांपुर में रूह कंपाने वाला मामला सामने आया है। पति ने पत्नी से पानी मांगा तो दोनों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने पति की ईंट से सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। महिला सिर पर तब तक वार करती रही जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। पुलिस पहुंची तो महिला शव के ऊपर बैठी हुई थी और पति के सिर से भेजा निकालकर फेंक रही थी। महिला को हिरासत में ले लिया गया है। रोजा के थोड़ा गांव निवासी सत्यपाल स्टेडियम में चौकीदार था। उसका अक्सर पत्नी सावित्री से किसी न किसी बात पर विवाद होता रहता था। इस बार भी जब सत्यपाल ने खाना खाने के बाद सावित्री से पानी मांगा तो वह उससे झगड़ने लगी। दोनों घर से बाहर आए तो उसमें मारपीट होने लगी। इस बीच सावित्री ने ईंट उठाकर पति के सिर पर मार दी, जिससे वह लड़खड़ाकर गिर गया। महिला ने बड़ी बेरहमी से पति के सिर पर बार बार वार किए। एएसपी सिटी संजय कुमार ने बताया कि जिस तरह से महिला ने शव के साथ क्रूरता की है, उससे वह मानसिक बीमार भी लग रही है। फिलहाल आरोपी महिला से पूछताछ जारी है। थाना रोजा क्षेत्र के अंतर्गत पटौड़ा चौकी रोड पर सतपाल सन ऑफ हरिराम जो जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष की स्टेडियम में नौकरी करते थे प्राइवेट। आज पति पत्नी में किसी बात में लेकर झगड़ा हुआ है, जिसमें पत्नी द्वारा अपने पति पर ईंट से सिर पर वार किया गया, जिसकी अपने घर के दरवाजे पर ही मौत हो गई है। बॉडी पंचायतनामा के लिए यहाँ से भेजी जा रही है। पोस्टमार्टम करा के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पत्नी की हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह 9:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र मंडी जिला रहा। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई, जो कि जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। लोगों ने जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए, वे तुरंत अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि इस घटनाक्रम में किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि इससे पहले लाहौल स्पीति में भी 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जालौन में आज एक गंभीर हादसा हुआ है, जिसमें स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक मिनी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। इस दुर्घटना में लगभग 2 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बच्चों को बस से बाहर निकाला गया और तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिनी बस में सवार अधिकांश बच्चे प्राथमिक विद्यालय के थे। हादसे की वजह से बच्चों और उनके परिवारों में भारी दहशत का माहौल है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए गए और घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। कुछ बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हादसा ड्राइवर की लापरवाही, बस की तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से हुआ है। घायल बच्चों के माता पिता को घटना की सूचना दी गई और वे भी अस्पताल पहुंचे। थाना कदौरा क्षेत्र अंतर्गत डेफोडिल कॉन्वेंट स्कूल की मिनी बस रोज की भांति स्कूली बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। बड़ा गांव मोड़ के पास अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल बच्चों को उपचार हेतु सीएचसी कदौरा ले जाया गया, जिनमें 7 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया था। मेरे द्वारा मेडिकल कॉलेज उरई में जाकर घायल बच्चों को देखा गया तथा चिकित्सक से वार्ता करने पर उनके द्वारा बताया गया कि सभी बच्चे सामान्य हैं, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।